वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अ डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसे लिखा है खुद एनी फ्रैंक ने। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तुम लोग मुझे इस फ्रेज का मतलब बताओ कमेंट सेक्शन में। डेड पीपल गेट मोर फ्लावर्स देन लिविंग वंस बिकॉज रिग्रेट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेटिट्यूड। जल्दी से तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका मतलब बताओ, तब तक हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एनी लीज मैरी एनी फ्रैंक का जन्म जून 1929 और डेथ 1945 फरवरी मार्च के बीच में हुआ था। वो जर्मन जूइश फैमिली से बिलोंग करती थी और नाजीज और जूस की बिल्कुल नहीं बनती थी। ये तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है अपने हिस्ट्री के बुक में। इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एनी फ्रैंक, उसकी फैमिली और उसके 4 दोस्त जर्मनी छोड़कर एम्स्टर्डम चल गए, जो कि नीदरलैंड में था। लेकिन जब नाजीज ने नीदरलैंड पे भी कब्जा करना शुरू किया, तब 1942 से एनी और उसकी पूरी फैमिली 2 साल तक छुपी रही अपने फादर के ऑफिस में। लेकिन एट लास्ट वो लोग पकड़े जाते हैं और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर मार दिया जाता है। तुम्हें तो पता ही होगा कि जो नाजीज लोग होते थे ना, वो लोग ज्यूस लोग को ले जाकर मार देते थे कंसंट्रेशन कैंप में। तुमने हिस्ट्री में नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर में पढ़ ही रखा है। एनी फ्रैंक के फैमिली में सिर्फ उसके पापा बचते हैं, जिनका नाम ऑटो फ्रैंक था। और फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, तब एनी फ्रैंक के पापा मतलब जो ऑटो फ्रैंक थे, वो अपने घर एम्स्टर्डम जाते हैं और वहां पर उन्हें एनी फ्रैंक की पर्सनल डायरी मिलती है। ये डायरी एनी फ्रैंक को उसके 12th बर्थडे 12 जून 1942 में दिया गया था। और इस डायरी की जो लास्ट एंट्री थी वो थी 1 अगस्त 1944। मतलब एज्यूम करे तो एनी फ्रैंक ने इस डायरी को पूरे 2 साल तक लिखा। जब एनी के फादर मतलब ऑटो फ्रैंक को एनी की डायरी मिलती है, तब वो सोचते हैं कि क्यों ना इसे बुक के फॉर्म में पब्लिश कर दिया जाए। और फिर वो ऐसा ही करते हैं और उस बुक का नाम दिया जाता है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो इसी बुक का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब इसी बुक का एक एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब ही यही होता है कि अगर कोई एक मोटा सा बुक है और उस मोटे से बुक का अगर कोई कुछ पन्ना उठा के तुम्हें दे दिया जाए ना, तो वो उस बुक का एक्सट्रैक्ट बन जाता है। तो वैसे ही हम जो आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, वो इस बड़े से बुक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का एक छोटा सा पार्ट है। तो चलो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, इस चैप्टर में बहुत जगह पे डेट्स दिए गए हैं, तो उन डेट्स को अच्छे से याद रखना। और अगर याद नहीं कर पा रहे हो तो कॉपी लेके बैठो और उसमें नोट डाउन करते जाना कि इस डेट को ये हुआ था, इस डेट को एनी का बर्थडे था, इस डेट को ये हुआ था, वगैरह वगैरह। ओके, डायरी लिखना मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज बात है। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने पहले कभी डायरी नहीं लिखी, पर इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ 13 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची हूँ और मेरी डायरी पढ़ने में कौन इंटरेस्टेड होगा। पर कोई बात नहीं, मुझे लिखना पसंद है और जब मैं अपनी फीलिंग्स डायरी में लिखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही हल्का महसूस होता है। पर इस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, गाल पर हाथ रखकर बैठी हुई हूँ और बहुत ही ज्यादा सैड हूँ, बहुत ही ज्यादा बोर फील कर रही हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि बाहर जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ। फिर सोचती हूँ कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, मतलब तुम पेपर में अपनी सारी फीलिंग, सारी दुख दर्द सब कुछ शेयर कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर तुम अपने किसी दोस्त से या किसी ऐसे इंसान से जो तुम्हारे बहुत क्लोज है, चाहे कितना भी क्लोज हो, अगर उसके सामने तुम अपना दुख दर्द बताओगे तो उसका भी कोई लिमिट ही होगा ना। वो 5 मिनट सुनेगा, 10 मिनट सुनेगा, 15 मिनट सुनेगा। ऐसा तो नहीं है ना वो 3-4 घंटे 5 घंटे तुम्हारी बैठ के दुख दर्द ही सुनता रहेगा। तो इसलिए एनी फ्रैंक कहती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। हाँ, पर मेरे कोई दोस्त भी तो नहीं है। हाँ, पर ऐसा मत समझना कि मेरे पास लोगों की कमी है। मेरे पास मेरी बहन है जो कि 16 साल की है, मेरे लविंग पेरेंट्स हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और भी 30 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त तो कह सकती हूँ, लेकिन कोई भी मेरा ट्रू फ्रेंड नहीं है, सच्चा दोस्त नहीं है। हाँ, बस मेरी डायरी को छोड़कर। पर हाँ, मुझे पता है इसमें भी मेरी ही गलती है कि मैं लोगों के साथ अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर नहीं कर पाती हूँ। वैसे मेरी जो डायरी है ना, वो मेरी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है, इसलिए मैं अपनी इमेजिनेशंस को खुलकर इसमें एक्सप्रेस कर सकती हूँ। यहाँ पर एनी फ्रैंक अपनी डायरी को लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इसलिए बोलती है क्योंकि उसकी जो डायरी है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसा फ्रेंड एनी फ्रैंक एक्सपेक्ट करती थी, कि उसकी जो फ्रेंड हो वो उसकी सारी दुख दर्द सुने, उसकी सारी प्रॉब्लम सुने और उसकी सारी फीलिंग्स को समझे। और एनी फ्रैंक की जो डायरी है वो बिल्कुल उसके एक अच्छे दोस्त का रोल निभाती है। इसलिए यहाँ पे एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी को लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड से कंपेयर किया है या फिर बोला है। वैसे दूसरे लोग जो होते हैं ना, वो अपनी डायरी में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किटी मेरी सबसे अच्छी दोस्त बने। यहाँ पर एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम किटी दिया है। अब देखो, यहाँ से बहुत सारे डेट्स आएंगे तो उन्हें नोट करते जाना। मैं डायरी में अपने लाइफ का ब्रीफ स्केच लिख रही हूँ, जो कि मुझे खुद भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। वैसे मेरे फादर इस दुनिया के सबसे एडोरेबल, मतलब बहुत ही अच्छे फादर है, और उन्होंने
ने तब तक शादी नहीं की जब तक वो खुद 36 और मेरी मॉम 25 की नहीं हो गई थी। मेरी बहन मार्गोट का जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी 1926 में हुआ था, मुझसे अप्रॉक्स 3 साल पहले। और फिर जब मैं 4 साल की हुई तब मेरे फादर माइग्रेट करके फ्रैंकफर्ट से होलैंड चले गए, वो भी 1933 में। उसके बाद जो मेरी मॉम थी वो फादर को फॉलो करते करते सितंबर में होलैंड चली गई माइग्रेट करके। उसके बाद कुछ दिन तक मैं और मेरी बहन मार्गोट अपनी ग्रैंडमदर के साथ ही रहे। उसके बाद मार्गोट का नंबर आया और वो भी दिसंबर में मम्मी पापा के पास होलैंड चली गई। और फिर अगले ही साल फरवरी में मतलब 1934 में मेरा नंबर आया और मैं भी अपने मम्मी पापा के पास होलैंड चली गई। और उसके बाद मैं 6th क्लास तक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ी और मुझे मेरी क्लास टीचर बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए जिस दिन हमारा फेयरवेल था उस दिन हम दोनों बहुत ही ज्यादा रो रहे थे। और फिर उसके बाद 1941 में मेरी ग्रैंडमदर बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, उनका ऑपरेशन भी होता है, लेकिन 1942 के जनवरी में वो मर जाती है। और इसी साल मेरी ग्रैंडमदर का डेथ भी तो हुआ था। अब बस मेरे फैमिली में हम 4 ही लोग हैं जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मतलब मम्मी, पापा, मेरी बहन मार्गोट और मैं खुद। अब 20 जून 1942 को मैंने अपना पूरा डेडिकेशन इस डायरी के नाम कर दिया है। अब जो तुम लोग पढ़ने वाले हो वो एक्चुअल नोट है जो मैंने खुद से अपने डायरी में लिखा है। मैं लिखती हूँ डियरेस्ट किटी और एक इंसिडेंट के बारे में जिक्र करती हूँ। एक दिन मेरा पूरा क्लास बहुत ही ज्यादा नर्वस था कि अपकमिंग पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या होगा, कौन पास होगा और कौन पीछे ही रह जाएगा। लेकिन मैं और मेरी दोस्त जीएन हंस रहे होते हैं पीछे के 2 लड़कों के बात सुनकर, क्योंकि उन दोनों लड़कों ने अपनी पूरी हॉलीडेज की सेविंग इस बेट में लगा दी थी कि कौन बच्चा पास होकर अपर क्लास में जाएगा और कौन पीछे ही छूट जाएगा। वैसे उन दोनों लड़कों का नाम सीएन और जैकास है और मेरी फ्रेंड का नाम जीएन है, जीएन, कंफ्यूज मत होना जीएन और सीएन में, ओके। वैसे क्लास में सभी बच्चे एक दूसरे से बोल रहे होते हैं कि तुम पास हो जाओगे, मैं नहीं हो पाऊंगा। दूसरा बच्चा बोल रहा होता है कि नहीं नहीं तुम पास हो जाओगे, मैं नहीं हो पाऊंगा। और ऐसे ही पूरे क्लास में डर का माहौल छाया हुआ था। फिर मैं लिखती हूँ कि पास होना फेल होना ये हम पर डिपेंड नहीं करता है, ये टीचर्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं, द टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। मतलब कोई नहीं जान सकता कि आखिर टीचर के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। वैसे मुझे मेरी और अपने दोस्तों के लिए फिक्र नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि हम सब पास हो जाएंगे। हाँ, बस मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था मैथ सब्जेक्ट में, इसलिए हम सभी एक दूसरे को बोल रहे थे कि दिल छोटा मत करो, सब अच्छा ही होगा। वैसे तो मेरे स्कूल में टोटल 9 टीचर्स हैं और सभी मुझे बहुत पसंद करते हैं। हाँ, पर मिस्टर कीजिंग जो कि एक मैथ्स के बूढ़े टीचर है, वो शायद मुझसे थोड़ा अनॉयड रहते हैं, क्योंकि मैं उनके क्लास में बहुत बातें करती हूँ और इसलिए वो गुस्से से मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क्स भी दे दिया करते हैं। एक बार तो उन्होंने मुझे चैटर बॉक्स टॉपिक पे ऐसे लिखने दे दिया था। चैटर बॉक्स का मतलब होता है एक इंसान जो कि बहुत ज्यादा बकबक करता है। इसलिए मैं घर जाती हूँ और सारा होमवर्क करने के बाद इस ऐसे पे मेरा ध्यान जाता है और फिर मैं फाउंटेन पेन के निब को मुंह में दबाकर सोचने लगती हूँ कि आखिर मैं इसमें क्या लिखूं। पहले तो मैं सोचती हूँ कि मैं वर्ड्स के बीच में बड़े बड़े गैप दूंगी और बड़ा बड़ा लिखूंगी ताकि मेरा जो एशे है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखे। लेकिन फिर अगले ही पल मैं सोचती हूँ कि ऐसा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं कुछ अलग करूंगी। और फिर इसके बाद मैं 3 पेज लंबा इसे लिख देती हूँ उस टॉपिक पे। अगर शॉर्ट में बताऊं तो बेसिकली उस 3 पेज में मुद्दा यही था कि बोलना स्टूडेंट का ट्रेट है, मतलब पर्सनैलिटी है। बेसिकली बोलना ही तो स्टूडेंट का काम है, पर मैं कंट्रोल करने की कोशिश तो करूंगी। लेकिन जो मेरी मॉम है वो मुझसे भी ज्यादा बात करती है और मुझे ये जो ट्रेट है और मेरे अंदर ये जो ट्रेट है ना बकबक करने की, चैटर बॉक्स वाली ट्रेट, वो मुझे मेरी मम्मी से ही मिली है। और इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसलिए चुप बैठना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस ऐसे को पढ़कर मिस्टर कीजिंग बहुत ही ज्यादा हंसते हैं, लेकिन फिर से जब मैं उनके क्लास में बात करते हुए पकड़ी जाती हूँ तो वो मुझे फिर से एक टॉपिक पे ऐसे लिखने दे देते हैं और वो टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, मतलब एक ऐसी चैटर बॉक्स जिसे बिल्कुल भी सुधारा नहीं जा सकता। और फिर इसके बाद अगले 2 क्लास तक मेरा कोई भी कंप्लेंट मिस्टर कीजिंग के पास नहीं जाता है। लेकिन फिर से 3rd क्लास में मैं फिर से बात करते हुए पकड़ी जाती हूँ तो फिर से मिस्टर कीजिंग मुझे एक टॉपिक पे ऐसे लिखने दे देते हैं और वो टॉपिक था क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। और फिर इस मोमेंट पे पूरा क्लास मेरे ऊपर हंस रहा होता है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम था सैनी और उसे पोएट्री लिखना बहुत ही ज्यादा पसंद था और वो बहुत ही अच्छी पोएट्री भी लिखती थी। तो इसलिए सैनी कहती है कि वो मुझे हेल्प करेगी इस टॉपिक पे ऐसे लिखने में या फिर पोएम लिखने में। तो फिर मैं सोचती हूँ कि यार अच्छा ही है ना, मैं सैनी के हेल्प से इस टॉपिक पे एक ऐसा पोएम लिखूंगी जिससे मेरा मजाक नहीं उड़े बल्कि उल्टा मिस्टर कीजिंग का ही मजाक उड़ जाए। इसलिए मैंने एक पोएम के फॉर्म में ऐसे को लिखा। बेसिकली उस पोएम में यही
यही था कि एक फादर डक होती है, एक मदर डक होती है और उनके 3 बच्चे होते हैं, मतलब टोटल 5 फैमिली मेंबर होते हैं। और जो फादर डक होते हैं ना, वो अपने तीनों बच्चों को मार देते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे, मतलब बहुत ही ज्यादा बात करते थे। वैसे मुझे तो लगा था इसे पढ़कर मिस्टर कीजिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने इस जोक को सीरियसली ले लिया और अपने वर्ड्स को ऐड करते हुए इस पोएम को थोड़ा और अच्छा बनाया और दूसरे क्लासों में भी सुनाया। और फिर इसके बाद मिस्टर कीजिंग ने मुझे कभी भी पनिशमेंट नहीं दिया। उल्टा जो मिस्टर कीजिंग थे, उनका जो बिहेवियर था वो काफी चेंज हो गया था। अब वो क्लासेस में आकर जोक भी सुनाया करते थे और अब वो एक घुसट बुढ़े से एक बहुत ही जॉली मूड वाले बुढ़े बन गए थे। मैं डायरी में बस यहीं तक लिखती हूँ और उसके बाद नीचे लिखती हूँ योर्स एनी। एंड इस तरह से तुम्हारा ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है और इस तरह से तुम मेरे बारे में इतना जान पाते हो। बाय बाय। वैसे एंड में हम सबको पता है कि एनी फ्रैंक को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर मार दिया गया था। सच बोलो तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसे पढ़ते वक्त मैं सच में रोया हूँ एंड आई कांट इवन इमेजिन कि इनके साथ एक्चुअली में वहां पर क्या हुआ होगा। वैसे आज जो हमने पढ़ा ना, वो बस द डायरी ऑफ यंग गर्ल का एक छोटा सा पार्ट है। अगर तुम्हें पूरा बुक पढ़ना है तो अमेजोन में अवेलेबल है, तुम लोग जाके सर्च करना द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। बस 100 रुपीज की है, तुम लोग ऑर्डर करके मंगा के पढ़ सकते हो। तो चलो अब तुम लोग से मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम में तुम लोग फॉलो भी कर सकते हो अगर चाहो तो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।